कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी। सर्वप्रथम मैं हमारे जो महापुरुष है, जिनके जीवन के वजह से और विचारों की वजह से हम जो वंचित समाज है उसका उत्थान हुआ है, उन्होंने अपना जीवन इस समाज के लिए, विचार इस समाज के लिए दिए, उनको मैं विनम्र अभिवादन करता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज, राजर्षि शाहू महाराज, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी, बिरसा मुंडा, इन सभी को विनम्र अभिवादन करके यह जो बामसेप का 29वां नेशनल कन्वेंशन आज इस नागपुर में हो रहा है, यहाँ उपस्थित सभी डेलीगेट्स को भी मैं अभिवादन करूंगा। आदरणीय मंच, अभी मेरे पहले जो वक्ता रामेश्वर ठाकुर, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता है उच्च न्यायालय के, उन्होंने बहुत सही ढंग से ये जो आज का विषय है, जाति आधारित जनगणना में जन भावना का दमन, जन विद्रोह को आमंत्रण, इस विषय के ऊपर में अपने विचार रखे। मैं भी अभी इस विषय पे आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले मूल निवासी आर.एल. ध्रुव साहब, प्रस्तावना करने वाले डॉक्टर महिपाल, संचालन करने वाले डॉक्टर रजनीश प्रजापति। आप वास्तव में डॉक्टर हो, मेरे नाम के साथ डॉक्टर लिखा गया है, एक्चुअली मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन जब मैं कभी सभा सम्मेलन में जाता था तो लोग, मैं अपना भाषण देता था तो लोग मुझे एडवोकेट लिख देते थे, एक्चुअली एडवोकेट प्रदीप डोबले। तो उससे प्रेरणा पाके मैंने LLB कंप्लीट किया, और ये जो कोरोना का समय चल रहा था, इस समय मैंने LLM भी कंप्लीट कर लिया। तो ये आपने जो मुझे डॉक्टर बोला, उससे प्रेरणा पाके मैं जरूर लॉ में PhD करूंगा, ताकि आपके जो शब्द है वो खोटे ना ठहरे, क्योंकि आपने लिख दिया है तो मुझे करना होगा। यह समय बड़ा मुश्किल का होता है। खाना खा के हम सब जब सभा मंडप में आते हैं तो जो सुनने वाले हैं उनको जगाए रखना। वैसे भी हमेशा हम जब बहुजन समाज की बात कहते हैं तो हमारा समाज सोया है, और उसको जगाना ये हमारे सामने एक चैलेंज है। और खास करके मैं वैसे प्राध्यापक एवियोनिक्स का हूँ, एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स का, या आप समझिए मैं विमान शास्त्र का प्राध्यापक हूँ। इसलिए जब भी मेरे क्लास में जब लड़के खाना खाने के बाद के सेशन में आते हैं तो बहुत चैलेंजिंग होता है उनको वो विमान शास्त्र सब्जेक्ट सिखाए और वो जागते भी रहे। तो उसी तरह का चैलेंज आज है कि हम सब खाना खा के आए हैं, कुछ लोग मेरे ख्याल से संख्या लोग इधर उधर टहल रहे होंगे, उनको हम विनम्र निवेदन करते कि वो भी सभा मंडप में आ जाए। तो जो बात जब वरिष्ठ अधिवक्ता साहब ने की है तो पक्की तरह से आपको ख्याल में रखना है, लेकिन कुछ चीजें मैं अपनी ओर से इस विषय के बारे में कहना चाहूंगा कि हमने जो विषय जाति आधारित जनगणना, ये जो बोला, ये जाति आधारित जनगणना के ऊपर में मैं बराबर मतलब 90 के दशक से 92, 93, 95 जब भी बामसेप के अधिवेशन है उस अधिवेशन में आया हूं, और मैं देखा है कि यह विषय हमेशा चर्चा में रहा है। अगर मुझे याद है तो दिल्ली में यह जातिगत जनगणना के विषय में एक सत्र में मैं और योगेंद्र यादव जी भी थे, और उसका YouTube पे क्लिप भी है, अभी भी अवेलेबल, एक्चुअली किसी ने डाली, बामसेप के किसी कार्यकर्ता ने। तो ये विषय हम छेड़ रहे हैं तब से बामसेप के अधिवेशन में, इसलिए आज ये सब्जेक्ट एक
चैलेंजिंग हो गया है, उसके जागरण की वजह से हम देखते हैं कि भारत भर में आज जो भी ओबीसीओ के संगठन है, मैं भी ओबीसी सेवा संघ का अध्यक्ष हूं, इस नाते दावे के साथ कह रहा हूं कि हर ओबीसी संगठन आज ये बात कह रहा है कि ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए। जब हमने वो बात शुरुआत में कही थी तो शायद लोगों को मालूम नहीं थी, मगर आज ऐसा कोई ओबीसी आपको भारत में नहीं मिलेगा कि जिसको ये बात मालूम नहीं कि ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए। वो हर आदमी कहता है कि ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए। तो मतलब हमने शुरुआत की, बात फैली और बात अभी यहां तक फैली है कि मैं ओबीसी सेवा संघ की ओर से 2001 में बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटीशन डाला था हमने कि ओबीसी की जनगणना करनी चाहिए। हमने 2008 में भंडारा में ओबीसी जनगणना परिषद ली थी। उसके बाद कई देश भर में मैं घुमा, मैंने देखा कि कई ओबीसी संगठन आज ओबीसी जातिगत जनगणना को लेके कई परिषदें हो रही है। और यह बात यहां तक आ गई कि मतलब आप इसकी सच्चाई यहां तक जानोगे कि 2018 में जब सरकार को चुनाव लड़ना था तो उस समय के जो गृह मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने भरी संसद में कह दिया था कि हम ओबीसी की जनगणना करेंगे। और 2019 का चुनाव वो जीत गए और बाद में उन्होंने जनगणना नहीं की। मतलब उनके ऊपर कितना दबाव था, तो लेकिन जनगणना करेंगे ऐसा उन्होंने संसद में बोलने के बावजूद भी उन्होंने जनगणना नहीं की। हालांकि अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यही सरकार ने लिख के दिया है कि हम ओबीसी की जनगणना नहीं करेंगे, मगर चुनाव जीतने के समय उन्होंने ओबीसी, और उससे ओबीसी समाज और तड़प रहा है कि हमें मूर्ख बना के इन्होंने सरकार बनाई है करके, कि हमें बोला कि हमारी जनगणना करेंगे और हमारी जनगणना नहीं की। इसलिए ये पूरे ओबीसी समाज के अंदर में एक विद्रोह की भावना है कि भाई हमारे साथ झूठ का खेल खेला गया और ये अभी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इसलिए आप देखते हो कि जनगणना के मुद्दे को लेके जिस तरह से बिहार के अंदर में इस सरकार का साथ नीतीश कुमार ने छोड़ दिया और वो तेजस्वी यादव के साथ जुड़े और उधर से जाके उन्होंने बोला कि हम अभी ओबीसी की बिहार में जनगणना करेंगे। ऐसे हर राज्य में जहां जहां अभी जो पिछड़े वर्ग के जो नेता है, मुख्यमंत्री है, वो ये बात कर रहे हैं कि हम हमारे राज्य में ओबीसी की जनगणना करेंगे। क्योंकि बात सिर्फ जनगणना की नहीं है, बात इस चीज की है कि वो हमेशा मनुवादी हमेशा ये कहते हैं कि वो भारत के संविधान को टच करते हैं, हमेशा बोलते हैं। आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार आई थी, उन्होंने बोला था कि हम संविधान का संशोधन के लिए कमेटी बनाते हैं। अरे भाई, संविधान का संशोधन क्या करते हो आप? हम आपको जनगणना इसलिए करना चाहते हैं कि आप लोगों का ही राज रहा, आपने संविधान का पालन कितना किया ये हमें चेक करना है, हमें आपको चेक करना है। और क्या ये जो भारत का संविधान है जो सामाजिक न्याय की बात करता है, भारत में जब 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने लिखा हुआ संविधान लागू हुआ, उस समय अनुसूचित जाति जनजाति को जो आरक्षण दिया गया था वो आरक्षण उनकी लोक संख्या के अनुपात में था, वो लोक संख्या के अनुपात में था। तो अभी मुद्दा ये उठा, अभी ठाकुर साहब ने मुद्दा उठाया था कि जो आर्टिकल 16(4) में ये कहा गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का कहीं ये बात उनकी सही है कि वो कहीं डिफाइन नहीं किया है भारत के संविधान में। मगर जब आपने देश का संविधान लागू किया उस समय जो SC/ST को आरक्षण दिया वो उसकी लोक संख्या के अनुपात में दिया। और 1961 में जब SC की लोक संख्या कुछ 1-1.5% बढ़ी तो उस समय SC का रिजर्वेशन बढ़ाया था। तो इसका मतलब ही साफ होता है कि जो बाबा साहब ने एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन बोला है उसका अर्थ प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ही होता है। लोक संख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए, लोक संख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को लोक संख्या के अनुपात में आरक्षण मिला तो जो इस देश में ओबीसी की लोक संख्या 52% है,
या ये लोग अभी गिन नहीं रहे, गिने तो वो भी 60% आएंगी, तो उस वर्ग को भी लोक संख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। और वो आरक्षण अगर ओबीसी की लोक संख्या 60% है तो उसको 60% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। ये मामला है, मामला यह है। मगर वो ओबीसी का जब मंडल आयोग का रिजर्वेशन आया तो इंदिरा साहनी केस में उन्होंने, जो जुडिशरी बैठी है, वो जुडिशरी ने ये बोला कि हम 50% के ऊपर में रिजर्वेशन दे नहीं सकते, जो कि संविधान में कहीं लिखा नहीं है। मगर जो जुडिशरी होती है, वो जुडिशरी भी एक ऐसा विंग है कि अगर वो कोई निर्णय देते तो वो भी कानून बन जाता है। तो उन्होंने 50% का सीलिंग लाया और इसलिए कहा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, शेड्यूल कास्ट को 15%, शेड्यूल ट्राइब को 60.5%, और क्योंकि 50 के ऊपर आरक्षण नहीं दिया जा सकता इसलिए 50 माइनस 22.5 यानी 27% आरक्षण सिर्फ ओबीसी को मिल सकता है। इसलिए ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। तो यह आरक्षण उसको एडिक्वेट नहीं दिया गया, क्योंकि ये हमारी सभा है, ये हमारी सभा है। हम बोलते हैं कि हम ओबीसी को एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। उसकी जनसंख्या अगर 52% है, जो आंकड़ा इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना, हालांकि इंदिरा साहनी के समय भी यही मामला उठा था कि ओबीसी को मंडल आयोग के तहत रिजर्वेशन क्यों दिया जाए। तो मंडल आयोग ने जो स्टडी किया, मंडल आयोग आज तक के दुनिया भर में जितने भी रिपोर्ट आए, जितने भी कमीशन बैठे, वो कमीशन का एक ऐसा बड़ा सर्वे है कि इतना बड़ा सर्वे दुनिया में नहीं हुआ। वो गांव-गांव गए, सिटी के वार्ड्स में गए और उन्होंने ओबीसी, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर तो चाहते थे कि उसी समय एससी एसटी के साथ आरक्षण मिले, मगर जब एससी एसटी के साथ आरक्षण नहीं मिला और आर्टिकल 340 पंडित नेहरू लगा नहीं रहते, तो बाबा साहब ने जो 2 चीजों के ऊपर में राजीनामा दिया, उसमें उन्होंने कहा कि जो महिलाएं हैं उनके लिए हिंदू कोड बिल, ताकि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिले, और दूसरा, क्योंकि इस देश में दूसरी विषमता जातीय विषमता है, तो एससी एसटी को तो मैंने एड्रेस किया है, जो ओबीसी है उसके लिए आर्टिकल 340 लिखा है, और वो 340 में लिखा है, 340 में, कि वो जातीय आइडेंटिफाई किया जाए जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से अलग है और जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, नॉट इकोनॉमिकली बैकवर्ड। गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं है। आर्टिकल 340 पढ़ लीजिए, उसमें क्लियर लिखा है कि सामाजिक और शैक्षणिक, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज जो है, वो कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए राष्ट्रपति एक आयोग बनाए, और जब वो आयोग ने पूरा भारत भर घूम के देखा तो उसमें जो तेली, माली, कोली, आगरी, भंडारी, लोहार, सुनार, यह सब जो जातियां है, ये जो किसान जातियां है, यानी ये कुनबी हुआ, कुर्मी हुआ, माली हुआ, तेली हुआ, या जो कामगार जातियां है, जो लोहार हुआ, सुनार हुआ, कुम्हार हुआ, तो देश तो ये किसान और ये कामगार जाति हो, यही ओबीसी की लिस्ट में आई। इसमें ब्राह्मण जाति क्यों नहीं आई, ये आपने पूछा। राजपूत जाति क्यों नहीं आई, ये हमने पूछना चाहिए। ये क्यों नहीं आई? क्योंकि मंडल आयोग ने साफ किया कि इस देश के अंदर में कुछ जातियां अगड़ी है और कुछ जातियां पिछड़ी है, कुछ जातियां पिछड़ी है। मंडल आयोग ने अपना जो स्टडी किया, हालांकि 340 में लिखा था कि जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है वो जातियों का लिस्ट बनाई जाए, मगर मंडल साहब ने खुद सोशली बैकवर्ड, एजुकेशनली बैकवर्ड और इकोनॉमिकल बैकवर्ड आइडेंटिफाई करने वाले भी कुछ क्वेश्चंस रखे थे जो टेस्ट में। और मतलब जो अभी लिस्ट बनी है वो लिस्ट सोशली बैकवर्ड, एजुकेशनली बैकवर्ड और इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों की भी है।
तो वो लिस्ट के लोगों को उनकी लोक संख्या के न्याय आरक्षण देने का जब बात आया तो उन्होंने बोला कि 50% का सीलिंग है। तो बात यही आती है कि, और वो बोले ये जातियां तो पिछड़ी है, मगर इनकी लोक संख्या क्या है? क्योंकि मामला होता है कि अगर किसी को रिजर्वेशन दिया जाए, हमारे संविधान का आर्टिकल 16(4) है, ये हम सब लोगों को समझ लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16(4) बोलता है बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स एंड नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, मतलब पिछड़े लोगों का समूह मगर जिन्हें पूरे सा प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, या उन्हें जिन्हें प्रतिनिधित्व विहीन पिछड़े वर्ग के लोग, इन लोगों को रिजर्वेशन देना। आर्टिकल 16 एम्प्लॉयमेंट के बारे में लिखता है, तो उसमें क्लियर किया है। तो उन्होंने कहा ये पिछड़े तो है, ये पिछड़े तो है, मंडल आयोग ने बोल दिया पिछड़े हैं, मगर ये एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। इसके लिए इनकी लोक संख्या चाहिए ना भाई। 2005 और 2006 में जब ओबीसी को आईआईटी और आईएम्स का रिजर्वेशन का मामला आया, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम इनको रिजर्वेशन नहीं देते आईआईटी और आईएम्स में, हायर एजुकेशन में। क्यों? क्योंकि इनकी जनगणना हुई नहीं। तो बार बार सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि ओबीसी की जनगणना करो, मगर जो सरकार है वो ओबीसी की जनगणना नहीं कर रही है। ये तो विद्रोह की बात है। मतलब न्याय व्यवस्था कह रही है कि अगर इनको रिजर्वेशन देना है या रिप्रेजेंटेशन देना है तो ना कि इनका पिछड़ा होना सफिशिएंट है, ये लोगों की लोक संख्या कितनी है और लोक संख्या के तहत ये लोग कितने पिछड़े हैं, ये आंकड़े तो मिले। मतलब इनकी लोक संख्या इतना करोड़ है और इतने करोड़ में इनके सिर्फ 5 आईएएस ऑफिसर है, 4 आईएएस ऑफिसर है, इनके इसमें 10वीं पास ही इतने ही लोग हैं, 12वीं पास इतने लोग हैं, इनके इसमें ग्रेजुएट सिर्फ 1% है। ये कहां से मिलेगा? क्योंकि रिप्रेजेंटेशन तो तब मिलेगा ना जब तुम नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड हो। तो इतना होने के बावजूद भी यह जो सरकारें हैं, ये सरकारें जनगणना नहीं कर रही और ओबीसी लोगों की ये जो जनभावना है उसका बार बार दमन हो रहा है, इसका बार बार दमन हो रहा है। और इसी दमन के तहत कहीं विद्रोह की भावना भी लोगों में पनप रही है। यहां से ही ये भंडारा और गोंदिया जिले में पिछली जब जनगणना के समय लोगों ने बोर्ड लगाए थे, और अभी भी एक है मैडम अंजलि सावे करके, वो घरों घरों में जाके प्रचार करती है कि अगर ओबीसी की जनगणना नहीं तो सेंसस अधिकारी को हमारे घर में जगह नहीं, भगा जाओ। एक गांव ने तो प्रस्ताव पारित किया ग्राम सभा ने कि ओबीसी की अगर जनगणना नहीं होंगी तो हम ओबीसी की जनगणना के अधिकारी को हमारे यहां आने नहीं देंगे। ये तो भाई देश में जो सेंसस एक्ट है, ये सेंसस एक्ट को लोग सीधी तरह से बोल रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे। ये विद्रोह की बात है। लेकिन ये विद्रोह की बात कौन कर रहा है? लोगों को मजबूर कौन कर रहा है? वो सरकार कर रही है। तो सरकार जो है ये लोकशाही से बनी हुई सरकार है, लोगों के मतों से चुन के आई हुई सरकार है, और लोग जो उनको कहना चाहते हैं वो उनने करना, ये उनका काम है। वो सिर्फ सेवक है, प्रधान सिर्फ ऐसा बोल के नहीं चलेगा, तुमको सेवक और प्रधान सेवक का काम भी करना पड़ेगा। ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है ये बोल देना कि मैं प्रधान सेवक हूं करके। ये आपका भारत का जो संविधान है, ये संविधान ने आपको लोगों के मर्जी से लोकशाही में चुन के भेजा है और आपको वो देश की तहत चलाना है। आपकी अपनी मन की बात नहीं चलती है। ये देश में संविधान की बात चलती है। ये देश में जो संविधान सभा थी, ये ख्याल में रखिए जो पॉइंट मैं बता रहा हूं, ये देश में जो संविधान सभा थी जिसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर थे, वो ड्राफ्टिंग करके संविधान सभा में लेके आते थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। फिर उसपे सभी की डिबेट होती थी और डिबेट से बहुत सी चीजें वो मेजॉरिटी से पास करते थे या डिस्प्यूटेड रहे। तो जैसे उन्होंने बोला, जैसे आर्टिकल 340 के बारे में निर्णय नहीं हो रहा, तो चलो भाई 340 को मेजॉरिटी से पास करो कि आने वाला राष्ट्रपति आयोग बनाएगा। मगर
100% लोगों के समर्थन से हर चीज वहां लिखी हुई है। और वो संविधान सभा जो है, वो संविधान सभा राष्ट्र निर्माण के लिए थी। संविधान सभा जो थी वो राष्ट्र निर्माण के लिए थी, क्योंकि संविधान सभा में बैठे हुए जो लोग थे उन्होंने अपनी जिंदगी, अपना खून, अपना सब कुछ त्यागा था ब्रिटिशों के हाथ से ये देश लेने के लिए। और इसलिए राष्ट्र निर्माण की भावना ये भारतीय संविधान में थी, और संविधान सभा ये पावरफुल है। आज अगर कोई इस देश के अंदर में प्रधानमंत्री लोकसभा के 525 में से 525 सीटें भी चुन के लाए कोई पार्टी, तो भी वो संविधान सभा के ऊपर नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो एक नया राष्ट्र निर्माण हो रहा है, क्योंकि जब राष्ट्र निर्माण होता है तो ही संविधान सभा बनती है। राष्ट्र निर्माण हो गया भारत, हम बाबा साहब आंबेडकर ने आर्टिकल 1 में लिखा है कि ये जो क्योंकि बच्चा पैदा होते अपन उसका नाम रखते हैं, जैसे आर्टिकल 1 में यहां लिखा हुआ है दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहां इसको लिख दिया है लिखित स्वरूप में आपके पास है। ये क्या लिखा है इसमें कि इंडिया दैट इज अ भारत कॉल्ड शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये भारत जो है, ये भारत की संविधान सभा से, और अब क्या हो रहा है तो इसके बारे में जब, और साथ ही साथ बाबा साहब ने ये कहा कि आगे चलते चलते अगर कुछ बदलाव लाने पड़े तो भारत के संविधान में आर्टिकल 368 है जिसके साथ आप अमेंडमेंट कर सकते हो। मगर वो अमेंडमेंट कौन सी कर सकते हो? जो भारत के संविधान सभा का सूत्र है। और ये संविधान सभा का जो सूत्र है, जिसको केशवानंद भारती के केस में हमने बेसिक डॉक्ट्राइन के नाम से, जो मूलभूत ढांचा है, ये मूलभूत ढांचे के खिलाफ में ये सरकार ने ईडब्ल्यूएस का अमेंडमेंट किया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात अभी भी इसके पहले लोगों ने की थी। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, एक और तो मंडल आयोग में बोल रहे आप कि 50% के ऊपर रिजर्वेशन दे नहीं सकते, फिर आपने ये एडिशनल 10% दिया क्यों? वो भी 50% नहीं दे सकते। ये किसने बोला? 9 जजों ने बोला, या 5 जज बोल रहे कि 10% हम दे सकते हैं। तो ये जो जुडिशियल प्रोसीजर है उसका भी ओवर राइडिंग हुआ है। जब आप उसको 60% कर रहे हो या 10% एडिशन कर रहे हो, तो उसमें आप क्या लिख रहे हो? उसमें आप लिख रहे हो कि इस 10% में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल 15 बोलता है कि देयर शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर। आप जात, धर्म, स्त्री, पुरुष, किस प्रांत का है, किस भाषा का है, इसके आधार पर भेद नहीं कर सकते हो। मगर वही आर्टिकल 15(3) क्या बोलता है कि हां, अगर ऐसा करना है तो स्त्रियों को रिजर्वेशन दे सकते हो। इसलिए 15(3) से महिलाओं को आरक्षण दिया, क्योंकि स्त्री, इस देश में हजारों साल की व्यवस्था में स्त्री का हमेशा दमन हुआ है। स्त्री पुरुष विषमता एक बहुत बड़ी विषमता रही है। फिर हम आर्टिकल 15(4) में जाते हैं। 15(4) क्या बोलता? हां, मगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और एसीबीसी, 340 से लिया हुआ शब्द है, ओबीसी जिसको हम बोलते हैं, इनको आप रिजर्वेशन दे सकते हो, स्पेशल प्रोविजन। तो इसको रीजनेबल क्लासिफिकेशन कहा है, इसे रीजनेबल क्लासिफिकेशन कहा है। ये अलाउड है, क्योंकि हजारों साल से जिनके ऊपर में अन्याय अत्याचार हुआ है उनके साथ न्याय करना ये सामाजिक न्याय है, ये कर सकते हो। मगर जो अगड़े हैं उनके लिए तुमने जो 10% रिजर्वेशन निकाला है और उसमें बोला है कि इसमें एससी, एसटी, ओबीसी को नहीं देंगे, ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है, ये एक्सक्लूजन है। ये एससी, एसटी, ओबीसी को बहिष्कृत करने वाली बात है। जैसे उस समय बाबा साहब ने महाड़ के तालाब का सत्याग्रह किया, बोला ये अछूत लोग यहाँ का पानी पी नहीं सकते। बाबा साहब ने कालारा मंदिर का सत्याग्रह किया, बोला एससी के लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे ओबीसी समाज के नेता नारायण नागो पाटिल, इन्होंने कोकण में एक आंदोलन चलाया था। उन्होंने कहा था कि मुझे ये जो
भगवान का जो मूर्ति है इसका अभिषेक करना है, उन्होंने कहा तुम ओबीसी है, तुम इधर नहीं आ सकते, यानी ये एक्सक्लूजन है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी का। तो ये एक्सक्लूजन अलाउड नहीं है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउड है मगर एक्सक्लूजन अलाउड नहीं है। और ये एक्सक्लूजन बहिष्कृत करने वाला काम ये किया है ये अमेंडमेंट ने, ये पिछले दरवाजे से भारत के संविधान में घुसी हुई मनुस्मृति है, ये बात ख्याल में रखिए। इसलिए ये विषय बहुत गंभीर है और फिर हम इसलिए बोल रहे हैं कि इसका उत्तर अगर तुम्हें पाना है तो जनगणना कर लो भाई। क्योंकि ये देश को जो आजादी मिली वो किसके वजह से मिली? अगर जो मोहनदास करमचंद गांधी नाम का व्यक्ति अकेला चला रहता तो क्या ब्रिटिश घबराए रहे थे? उनके पीछे जो लाखों संख्या में किसान और कामगार लोग थे, उनके वजह से उसको महात्मा कहा और ब्रिटिशों ने ये राज दिया। अब जब ब्रिटिशों ने जब राज दिया तो मानने के लिए हम बात देखेंगे कि भंडारा और गोंदिया ये दो जिले हैं यहां, तो भंडारा का कलेक्टर अगर ब्राह्मण था और गोंदिया का ब्रिटिश था तो ब्रिटिश चले गए, तो ब्रिटिश ने क्या बोला भंडारा के कलेक्टर को, अब गोंदिया भी तू संभाल। तो इस देश पे ट्रांसफर ऑफ पावर किसमें हुआ? क्योंकि हम लोग तो कहीं थे ही नहीं, नाम थे, कलेक्टर थे ना, कमिश्नर थे ना, कुछ थे। तो 100% जो ये देश का जो पावर है वो प्रशिक्षित जातियां, ब्राह्मण जातियां, तत्सम जातियों में गई। तो क्या यह हमारा सपना था नए भारत का? क्या भारत का पुनर्निर्माण इससे होने वाला था? इसीलिए तो संविधान सभा बैठी और वो संविधान सभा ने कहा कि सबकी भागीदारी होनी चाहिए तब देश बनेगा। और इसलिए संविधान सभा ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को और जो रिप्रेजेंटेशन की बात है, ये जो बात है हमारे प्रतिनिधित्व का मामला है, तो हमारी जितनी संख्या है वो संख्या में हमारा रिजर्वेशन होना चाहिए। अब ये कहां से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन लाया? उनका कहना है कि अगड़े जाति में भी लोग गरीब होते हैं। तो बाबा साहब का रिजर्वेशन का रिप्रेजेंटेशन का जो कंसेप्ट था वो था सोशल एम्पावरमेंट का, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कंसेप्ट नहीं था, सोशल सामाजिक सबलीकरण। क्योंकि हम लोग पिछड़े इसलिए रहे क्योंकि हमारा सामाजिक दमन हुआ, इसलिए हमारे सामाजिक सबलीकरण के लिए रिजर्वेशन, मतलब 100 कलेक्टर बनेंगे भाई तो 15 कलेक्टर एससी के, 8 कलेक्टर शेड्यूल ट्राइब के, 52 कलेक्टर ओबीसी के, बाकी अगड़े जाति के कमिश्नर बनेंगे तो उसी संख्या के अनुपात में बनेंगे। तो ये सामाजिक सबलीकरण। और अगर तुमको ऐसा लगता है कि अगड़ों में भी अगर इकोनॉमिक पिछड़े लोग हैं, तो मैं बोलता हूं कि क्लास 4 की जो जगह रहती है, क्लीनर की, स्वीपर की, ये जगहों में अगड़ों को रिजर्वेशन दो। मामला अगर उनका पेट भरने का है तो यहां दो। आपने क्या किया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में? आपने जो 50%, ये 10% रिजर्वेशन नहीं है, ख्याल में रखो, 50% में उन्होंने 10% दिया है, मगर ये 50 की जो जगह थी इसको अगर 100 कर लो तो 100 में 20% रिजर्वेशन गया है। क्योंकि ये 50% ओपन की जगह थी, ये सबके लिए खुली थी, एससी एसटी ओबीसी अगड़े, मतलब एससी एसटी ओबीसी के लिए 10% नहीं गया है, ओपन में का 50 में का 10 गया, मतलब 100 में का 20% गया है। तो हमारे हाथ से 20% जगह ऐसी ही छीन ली। और किसके लिए छीनी? किसके लिए छीनी? कि जो आंकड़े हैं, भारत सरकार ने दिए आंकड़े कि प्रशासन में आज भी 60 से 70% लोग जो है वो फिर प्रधानमंत्री का सचिवालय ले लो, राष्ट्रपति का सचिवालय ले लो, मुख्यमंत्री का सचिवालय ले लो, वहां जो है संख्या, वहां जिनकी 60 से 70 उनका 10% और बढ़ा के उनको 80% किया। इसको ऐसा लेना चाहिए कि अगर 10% वीकर सेक्शन को देना है तो उसमें एक्सक्लूडिंग एससी एसटी ओबीसी जो शब्द है ये निकलना चाहिए। एक्सक्लूडिंग एससी, अरे भाई गरीब तो सभी गरीब है। अगर ऐसा नहीं है तो ये अगड़ों को दिया हुआ रिजर्वेशन है, क्योंकि वो भी जातियों के आधारित रिजर्वेशन है। क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि भारत देश दूसरा तीसरा कहीं नहीं, लेकिन जातियों का समूह है। ये जातियों के समूह से अगर एससी एसटी ओबीसी के जाति समूह निकाल डालो तो बाकी रहते वो भी जाति समूह ही है। और वो जाति समूहों को दिया हुआ रिजर्वेशन वो भी तुमने सोशल रिजर्वेशन दिया है, वो कोई इकोनॉमिक रिजर्वेशन नहीं हो सकता। ये बात हमने ख्याल में रखनी चाहिए। इसलिए ये जो अमेंडमेंट है, इस अमेंडमेंट का आज के सभा में हमने ये निषेध करना चाहिए।
और ये बात लोगों तक लेके जाना चाहिए कि ये संविधान की तरह से पूरा खिलाफ हुआ। और इसका मायना जब उन्होंने 50 का पुल तोड़ के 60% तक आई गए हैं, तो फिर ओबीसी लोगों में अभी ये भावना आ गई है, फिर हमको इतने साल से क्यों बेवकूफ बना के रखा 92 से? हमको क्यों बोला कि 27% ही मिलेगा आपका वाहन होके? हम लोगों ने ये न्याय व्यवस्था करके ये सच मानते हुए कि जुडिशरी जो बोल रही है वो कानून है करके हम 52% होते हुए भी हम 27% रिजर्वेशन से खुश रहे। आज ओबीसी वर्ग के लोगों में ये भावना भड़क उठी है कि ये हमें हमारे साथ धोखाधड़ी है, इसलिए भी यह विद्रोह की बात है। फिर जो बोला कि क्रीमी लेयर की बात लगाओ, क्रीमी लेयर की बात लगाओ, क्यों बोला कि ओबीसी में के जो गरीब है, कोर्ट का डिसीजन ऐसा है कि ओबीसी को 27% दो। वो 27% आने तक के लिए जितने लोग गरीब है वो 27 आनी चाहिए। वो लकीर तुम ऊपर ऊपर करो, कभी 10 लाख 20 लाख, अगर 20% ही हो रहा है और तुम क्रिमिनल 10 लाख रखाओ तो 27% आने के लिए जरूरत है कि 25 लाख करो, तो 25 लाख क्रिमिनल करो, मगर 27% आना चाहिए। ये पहला निर्णय है इंदिरा साहनी का। जो 27% अभी तक नहीं आए 30 साल के बाद। आज भी ओबीसी प्रथम श्रेणी में सिर्फ 12% है, द्वितीय श्रेणी में 13% है, और चतुर्थ श्रेणी जहां की स्वीपर और क्लीनर और झाड़ू मारने वाला वर्ग जो होता है वहां 17% है। क्या आज ओबीसी वर्ग इतना भी नहीं कि वो 27% मिला सके? तो ये एक बहुत षड्यंत्र है, इसको आपने समझना चाहिए। और ये षड्यंत्र का पर्दाफाश तभी होगा जब इस देश के अंदर में जाति आधारित जनगणना होगी और सबको ये मालूम पड़ेगा कि मुझे कितना मिला है। वो कहते हैं कि जाति आधारित जनगणना की तो जातियों में भेद बढ़ेंगे, जातियों में। अरे भाई, एससी एसटी की जनगणना करते हो तो कोई भेद बढ़ता नहीं। आप हिंदू मुस्लिम की जनगणना अलग अलग करते हो तो उनमें कोई द्वेष बढ़ता नहीं। तो फिर ये क्या नौटंकी वाले कारण आप दे रहे हो, ये समझना चाहिए। और इसी मेरे पास भी चिट्ठी आई है, आई हैव टू कंक्लूड, सो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने इस बात को लेके लड़ना चाहिए कि जातिगत जनगणना हो, जातिगत, और सिर्फ ओबीसी की ही नहीं, ब्राह्मण से लेकर नीचे तक सबकी जनगणना हो। जिसकी जितनी लोक संख्या है उसको उसके प्रमाण से कितना ज्यादा मिला है और जिसको जो मिलना चाहिए उसको कितना कम मिला है, ये आंकड़े देश के सामने आए। और ये आंकड़े लोक संख्या के अनुपात में आना चाहिए, ऐसा भारत का संविधान कहता है कि भारत का संविधान यह सामाजिक न्याय का संविधान है। एक्चुअली हजारों साल पे हमारे ऊपर में जो अन्याय अत्याचार हुआ उसका कॉम्पेंसेटरी जस्टिस देने की बात भारतीय संविधान में, वो अगर नहीं हुआ है तो मुझे, और वो तब तक नहीं होगा जब तक, जैसे कि ठाकुर साहब ने कहा कि क्योंकि ये जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो 10% रिजर्वेशन की बात आई, तो साहब वो हमारे समाज के एससी एसटी के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ओबीसी के पार्लियामेंट हाथ उठा रहे थे, ये लाओ ये लाओ। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों को सिर्फ लगता है कि मैं हर चीज के लिए हाँ बोल दूं तो मुझे वोट मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ा एक अवगुण है कि लोगों को पॉपुलैरिटी क्या, चीप पॉपुलैरिटी क्या, कुछ भी चलती चुन के आने के लिए। इसलिए विवेकशील मतदाता निर्माण करना, जो संवैधानिक विचारधारा रखने वाला मतदाता निर्माण करना, संवैधानिक ओबीसी वर्ग निर्माण करना, संवैधानिक बहुजन वर्ग निर्माण करना, यह हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये चैलेंज ये मांग आज देश भर में, बामसेफ मुझे मालूम है एक ऐसा ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है, यहाँ की बात सिर्फ भारत में ही नहीं मगर पूरी दुनिया में फैल जाती है। और इसीलिए यहाँ मैं थोड़ा ज्यादा समय लेके भी ये बात जो अध्यक्ष ने चिट्ठी देने के बाद भी ज्यादा कहते रहा, तो उनसे क्षमा मांगूंगा। मगर ये ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से ये बात पूरे देश भर में और विदेशों में जाना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी भागीदारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी। जय भीम, जय ज्योति, जय भारत, जय संविधान।